जय हिंद ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के इम्पोर्टेंट पोर्शन को कवर किया था, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टाइप्स, पॉइंट्स और ये कह सकते हैं कि बेसिक्स पढ़े थे बेटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनते हैं, न्यूमेरिकल पर्पज से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गाइस, आज हम लोग उसी के इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेरिवेशंस जो एमपी बोर्ड सीबीएसई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। तो मैं आज जो आपके साथ सेशन करने वाला हूं, उस सेशन में क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी के पार्ट ए और पार्ट बी को कवर करने वाला हूं। पार्ट ए जो परावर्तन को दर्शाता है, पार्ट ए जो अपवर्तन को दर्शाता है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पढ़ने वाले हैं। सेशन एमपी बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेरिवेशन आपको 110% 4 नंबर में एक डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए आ जाएगा। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनके सॉर्ट आउट होते हैं, सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन बनता है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध की स्थापना कीजिए। तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो होती है स्मॉल एफ। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो r से दर्शाई जाती है, जो केंद्र तक की दूरी को दर्शाते हैं। तो f इज इक्वल टू होता है सर r/2। इसी को हमें प्रूफ करना है कि f इज इक्वल टू r/2 कैसे होता है, कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैंने ले लिया जो f इज इक्वल टू r/2 करना है प्रूफ हमें। इसके लिए मैं अरेंजमेंट भी आपको डायग्राम भी समझा देता हूँ और डायग्राम भी बता देता हूँ। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने कंसिडर कर लिया एक प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष पर एक अवतल दर्पण रखा हुआ है, अवतल दर्पण। ठीक है, इसका द्वारक हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। द्वारक जो होता है इसे इंग्लिश में अपेरेचर कहा जाता है गाइस। तो ये द्वारक मैंने कंसिडर कर लिया कि M1 M2 एक द्वारक है। अगर मैं परावर्तन के नियम की बात करूं तो नियम ये बोलते हैं, अगर गोलीय पृष्ठ हम लोग यूज कर रहे हैं तो गोलीय दर्पण से जो अपवर्तन के नियम है, उस अपवर्तन का नियम ये बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण इसके समांतर, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आते हुई अवतल दर्पण के द्वारक पर टकराती है, तो टकराने के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसे कहा जाता है फोकस। ठीक है, किस बिंदु से गुजरती है सर, तो ये जो बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को कहा जाता है फोकस, मतलब फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, चूंकि ये वाली जो आने वाली किरण है इसे आपतित किरण कहा जाता है, तो हमने मान लिया कि AB एक आपतित किरण है और ये B और F के फॉर्म में जो किरण आ रही है इसे हम लोगों ने मान लिया परावर्तित किरण है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो बनने वाले कोण हैं वो कोण बनते हैं। तो कोण को मॉडिफाई करने के लिए, कोण को बनाने के लिए मैं बीच में एक अभिलंब डालूंगा जिससे ये कोण प्रदर्शित होंगे। तो हमने मान लिया कि बिंदु B से मुख्य अक्ष पर एक केंद्र है। मुख्य अक्ष पर जो हमने अभिलंब डाला उसको मैंने नाम दे दिया बेटा BC। क्या नाम दे दिया? BC। ठीक है, ये अभिलंब हम लोगों ने डाल लिया। BC एक अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होगा वो आपतन कोण होगा, और आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बीच बना कोण होगा वो क्या कहलाएगा, जिसे हम लोग कोण R से दर्शाते हैं, वो होगा जिसे मैंने नाम दे दिया परावर्तन कोण। ठीक है गाइस, ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो ध्रुव होता है, जिसे हम लोग किससे दर्शाते हैं? P से। थ्योरी कैसे बनेगी तो समझते हैं इसे। ये हमें प्रूफ करना था, यही डायग्राम मैंने वहां पर भी बना रखा है। क्या है उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो चित्र में प्रदर्शित है एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक है M1 M2। द्वारक क्या है गाइस? M1 M2। ध्रुव P, ध्रुव है इसका P, फोकस F तथा आपतित किरण को नाम दिया है मैंने AB। जो आने वाली किरण है उसे आपतित किरण कहते हैं, इसका नाम मैंने दिया AB। परावर्तित किरण BF एवं माना BC मुख्य अक्ष पर क्या है? अभिलंब है। BC जो है वो मुख्य अक्ष पर अभिलंब है। तब चूंकि परावर्तन हो रहा है तो यहीं से हम लोग इसकी उपपत्ति को सिद्धांत करते हैं। तब परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या बोलता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि परावर्तन का नियम ये बोलता है कि सर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R।
मैं अगर इसे चाहूं तो भुजाओं के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, तो भुजाओं के फॉर्म में चूंकि कोण आई जो बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, ए बी सी के कारण बन रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा कोण ए बी सी बराबर कोण आर को क्या लिखा जा सकता है, जो बन रहा है सी बी एफ, तो कोण हो जाएगा सी बी एफ। इसको दे दी गाइस हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे इसी त्रिभुज को देखो, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें f इक्वल टू आर बाई टू प्रूफ करना है। f इक्वल टू आर बाई टू प्रूफ करने के लिए जो PC है, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहा जाता है, यहां से यहां तक की दूरी जो होती है उसे f मतलब फोकस से दर्शाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हमें भुजाओं को आपस में भुजाओं तक पहुंचना है। भुजाओं तक पहुंचने के लिए हमें कोण से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किरणों की, और किरणें यहाँ पर आपवर्तन और परावर्तन को दर्शा रही है। तो हम लोग कोण से, हमारा टारगेट ये है कि अगर हम लोग BCF को समद्विबाहु त्रिभुज बता दें जिसके दो कोण आपस में बराबर, तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती है गाइस, बराबर होती है। अगर ये हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि चूंकि AB तथा CP परस्पर समांतर है, आप जो मैं यहां लिख रहा हूं उसे डायग्राम में देखते चलिए, दिख रहा है आपको AB और CP जो है वो परस्पर समांतर है तथा BC इन्हें मिलाती है। BC जो है इन्हें मिलाने का काम कर रही है, BC इन्हें मिलाती है। जब BC इन्हें मिलाती है तो आपको दिख रहा है कि एक Z का फॉर्म बन रहा है, ठीक है गाइस, Z का फॉर्म बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। तो ये जो कोण होंगे, एकांतर कोण प्रमेय ये बोलती है कि इनके जो कोण होते हैं ये आपस में क्या होते हैं गाइस, बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण प्रमेय से हम लोग इसे क्या बता देंगे कि बराबर होते हैं। तब एकांतर कोण, कौन कौन से कोण एकांतर कोण कहलाएंगे, तो कोण एकांतर कोण कौन से हैं, आपको दिख रहा है ABC जो होगा, कोण ABC जो होगा वो किसके बराबर होगा, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, जिसे मैं क्या लूंगा नाम I। तो कोण हो जाएगा BCF। ये हो गई समीकरण 2। अब आपको दिख रहा है कि ABC इसके इक्वल है, ABC इसके इक्वल है। तो अगर मैं समीकरण 1 व 2 से लिखना चाहूं तो ये अगर LHS आपस में इक्वल है गाइस, तो RHS भी आपस में इक्वल होंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, कोण CBF बराबर हो जाएगा कोण BCF। हमने क्या कर दिया, आधा टारगेट हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। वो आधा काम क्या कंप्लीट हुआ है, हमने ये बता दिया कि इसके कोण जो सामने के जो कोण है, सम्मुख कोण है, वो आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। हमने ये प्रूफ कर दिया, इसके हिसाब से हमें ये समझ में आ गया, अतः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BCF समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि उसके कोण आपस में क्या है, बराबर है। उसके दो कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज जो है BCF समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर त्रिभुज समद्विबाहु है तब सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। तब सम्मुख भुजाएं, कौन कौन सी सम्मुख भुजाएं, तो आपको दिख रही है BF जो है वो CF के बराबर होगी। तब BF बराबर हो जाएगा CF। ये हम लोगों ने एक ला दिया, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये अरेंजमेंट हम लोग चलाते चलेंगे, ये ऐसे ही बनता चलेगा। फिर आगे जब भी हम लोग दर्पण के लिए करेंगे तो एक फॉर्मूला यहाँ पुट आउट करना पड़ता है, एक कंडीशन अप्लाई करनी होती है कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण के द्वारक छोटे होने से मतलब ये है सर कि ये वाला जो अपेरेचर ये छोटा है, मतलब B जो है वो P के समीप हो। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, अतः बिंदु P, बिंदु B, बिंदु P के अत्यंत निकट होगा। अगर बिंदु B बिंदु P के अत्यंत निकट होगा, यदि मान लो कि ये वाला बिंदु है ये यहां आ जाए, तो BF और PF आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तब BF बराबर हो जाएगा PF। कैसे सर, उसको मैं एक बार और समझा देता हूं।
बी यहाँ पर आ जाएगा, तो बी एफ जितना है उतना उतना क्या हो जाएगा पी एफ, क्योंकि ये एक दूसरे को कंसाइड कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे, ठीक है। तो बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर हम लोग 4। अब आप देखिए कि इन दोनों इक्वेशंस की कंपैरिजन की मैं बात करूं तो आपको दिख रहा है कि बी एफ इसके इक्वल है, बी एफ इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, LHS इक्वल है तो RHS भी आपस में इक्वल होंगे, तो CF बराबर क्या हो जाएगा PF। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, CF और PF मतलब मुख्य अक्ष पर आ गए। अभी तक हम लोग हवा में ऊपर चल रहे थे, अभी हम मुख्य अक्ष पर आ गए हैं। ये CF है, ये PF है। हमें प्रूफ क्या करना है सर, हमें प्रूफ करना है R को प्रूफ करना है। तो CF तो इतना ही वैल्यू है, तो क्या करें सर, हमें यहाँ तक पहुँचना है तो हम क्या करते हैं, दोनों ओर समीकरण के दोनों ओर PF जोड़ने पर, समीकरण के दोनों ओर PF जोड़ देते हैं सर। समीकरण के दोनों ओर PF जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा CF प्लस PF बराबर हो जाएगा PF प्लस PF। तो CF प्लस PF बराबर हो जाएगा 2PF, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। तब चित्र से CF प्लस PF कितना हो जाएगा, चित्र को देखिए, CF प्लस PF कितना हो जाएगा, C से कहाँ तक की वैल्यू की बात हो रही है, तो CF प्लस PF को मैं लिख दूंगा PC इज इक्वल टू हो जाएगा 2PF। मान रखें तो P से C तक की वैल्यू जो होती है वो R होती है, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो R बराबर मुझे मिल गया 2F, तो F इज इक्वल टू हो गया सर R/2। मतलब किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या मैं बोलूं कि वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। यही अभीष्ट समीकरण है, यही हमें सिद्ध करना था, तो यही अभीष्ट समीकरण है। ये एक हम लोगों ने व्यंजक उत्पन्न कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दर्पण सूत्र के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, पहले मैं उसकी बात कर लूं। तो दर्पण सूत्र जो है वो उसकी फोकस दूरी, वस्तु की ध्रुव से दूरी और प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी में संबंध बताता है। F जो होती है वो दर्पण की फोकस दूरी को दर्शाता है, V प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाता है, कहां से दूरियां लेंगे, ध्रुव से, और ये वस्तु की दूरी को दर्शाता है सर, ठीक है। ये रिलेशनशिप होता है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए अरेंजमेंट हम लोग बना लेते हैं। तो अरेंजमेंट में मैं शुरुआत करता हूं इसके मुख्य अक्ष से। तो हमने बना लिया मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष पर अवतल दर्पण हम लोगों ने रखा है। चूंकि मुख्य अक्ष अवतल दर्पण पर रखा हुआ है तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे ध्रुव P से दर्शाते हैं, और इनका जो अपेरेचर होगा उसको द्वारक M1 M2 क्या दर्शाएंगे बेटा, द्वारक इसका होगा M1 M2, ये द्वारक होगा इसका। तो इसके सामने हमने माना कि एक वस्तु रखी हुई है, इसके सामने कोई वस्तु रखी है, हमने मान लिया कि इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु को मैंने नाम दे दिया AB, ठीक है, AB एक वस्तु रखी हुई है। तो इस AB से निकलने वाली किरणें, तो पहली किरण इसके जब समांतर आती है तो द्वारक से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को कहा जाता है फोकस, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। इस बिंदु को मैं क्या बोलूंगा, फोकस। दूसरा, वक्रता केंद्र। दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो जिस एक्सिस से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, इसके समांतर जाएगी तो किस बिंदु से गुजरेगी, तो वो जो बिंदु से गुजरती है उसे कहा जाता है फोकस। ठीक है, ये बन गया हमारा फोकस।
जितनी दूरी पर PF होता है उतनी की दूरी पर वक्रता केंद्र रखा जाता है। और जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो जिस मार्ग से वो जाती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अगर मैं चाहूँ तो इसे एरो में इस तरीके से दर्शा सकता हूँ। और ये परावर्तित किरण हो गई। जहाँ ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है गाइस, जहाँ ये एक दूसरे के साथ टकराती है वहाँ इनका प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है और इसी को इसकी इमेज कहा जाता है। और यहाँ हमें इमेज मिल जाएगी ए डैश बी डैश। ये इसकी क्या बन गई, इमेज। ये हमारा पूरा अरेंजमेंट है। अगर मैं बात करूं तो ये ए बी जो है यहाँ पर मेरी वस्तु रखी हुई है। बी से यहाँ मैंने मान लिया कि कोई बिंदु क्या है डी, बी डी जो है वो आपतित किरण का काम कर रही है, यहाँ से निकलकर परावर्तित किरण। ठीक है, ये अरेंजमेंट हमारा बन गया। ठीक है, हम लोगों को जब इसे प्रूफ करना है तो साइड के फॉर्म में हमें समरूपता बतानी पड़ेगी। तो ये त्रिभुज इसके समरूप दिखेगा, ये त्रिभुज जो है यहाँ त्रिभुज नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इससे इस पर डीएम एक अभिलंब डाल देते हैं। ठीक है, डीएम एक क्या है, अभिलंब है, जिसे हम लोग, तो ये क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, फिर आगे समझते हैं। ये चित्र मैंने बना रखा है, यहाँ से ये आपतित किरण बीडी जा रही है, इस तरीके से ये अरेंजमेंट बना रखा है। चित्र में अवतल दर्पण प्रदर्शित है। ठीक है सर, अवतल दर्पण प्रदर्शित है जिसका द्वारक M1 M2, फोकस F, वक्रता केंद्र C, ध्रुव P है, को मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। माना दर्पण के सामने एक वस्तु जो है वो AB रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, A डैश B डैश बनता है। तथा D से मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डाला गया है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, DM। अब समरूपता की मैं बात करूं तो आपको दिख रहा है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज A डैश B डैश C के क्या है, समरूप है। समरूप मतलब एक जैसे मुख वाले दिखते हैं, या हम वो बोल सकते हैं कि दोनों का एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है सर। तो ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज या हम बोल सकते हैं आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने का मतलब यह है कि इनकी जो एक जैसी दिखने वाली भुजाएं हैं उनका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब AB जो है ये इस पर आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर, इसके जैसे सम्मुख भुजा कौन सी है, A डैश B डैश, बराबर AC या CA भी लिख सकता हूं मैं, और इसके अपॉन में आ जाएगा A डैश C, ये भुजा इसके सम्मुख है। ठीक है, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। जैसे हमने इसका अरेंजमेंट बनाया इसी प्रकार त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला DMF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F। ठीक है, ये त्रिभुज इसके आइडेंटिकल है, दोनों का एंडिंग पॉइंट F है। ठीक है, A डैश B डैश F भी समरूप त्रिभुज है। अगर ये भी समरूप त्रिभुज है बेटा तो इनकी भी जो भुजाएं हैं, जैसे DM का जो सम्मुखती होगी, समरूपता बनेगी, वो DM जो है परपेंडिकुलर, तो इधर A डैश B डैश परपेंडिकुलर है। दूसरा आपको दिख रहा है A डैश F, दूसरा आपको दिख रहा है कि MF अपॉन में हो जाएगा A डैश F। ठीक है, ये इसके समरूप है, ये हमारा आइडेंटिकल बन गया। फिर आपको दिख रहा है कि चित्र से एक चीज आपको दिख रही है कि यहां अगर मैं इनको समरूपता बताने के बाद मुझे अगर इनका कंपैरिजन करना है तो यहां दिख रहा है AB अपॉन A डैश B डैश है, DM अपॉन A डैश B डैश है। तो चित्र से एक चीज क्लियर है कि सर जितना DM है उतना उतना क्या है, AB है। तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे। चित्र से AB बराबर है DM, तब DM की जगह रखेंगे AB, तो ये हो जाएगा AB अपॉन A डैश B डैश बराबर हो जाएगा गाइस MF अपॉन A डैश F। ठीक है, आगे और इसको सॉल्व करें। मैंने आपको बताया था कि दर्पण की जब भी बात करेंगे तो उस पर एक कंडीशन हम फुलफिल अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन क्या होगी, हमारे पास जो इक्वेशन आई है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब बिंदु M बिंदु P के निकट होगा।
कैसे होगा सर, पहले हम लोग डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है जब ये कोइंसाइड करेगा तो m भी किसके पास चले जाएगा, p पास, तो mf और pf क्या हो जाएगा, इक्वल, तब mf बराबर हो जाएगा pf। तो इक्वेशन में जो इक्वेशन आई थी हमारी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस एम एफ अपॉन ए डैश एफ। तो एम एफ की जगह क्या रख दूंगा मैं, पी एफ, पी एफ अपॉन क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। इसको दे दिया हम लोगों ने समीकरण नंबर पहली, और ये समीकरण हमारी हो जाएगी दूसरी। अब आपको दिख रहा है कि दोनों समीकरणों के LHS आपस में इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से LHS इक्वल, तो RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो LHS की बात करूं मैं तो दोनों का AB अपॉन ए डैश बी डैश, इधर भी ADB, तो इधर हो जाएगा AC अपॉन ए डैश सी। क्या हो जाएगा बेटा, AC अपॉन सॉरी ये हो जाएगा AC अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू में क्या निकल के आएगा, AC अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, दूसरी और इक्वेशन को हम लोग समझे। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, अभी निकाला हम लोगों ने, PF अपॉन ए डैश एफ, ये आपको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें जो वैल्यूज चाहिए, देखिए अभी जो आपको वैल्यूज मिली है, जैसे AC हो गया, ए डैश सी हो गया, इन वैल्यूज का कोई मान हमारे पास नहीं है, इनकी कोई वैल्यूज नहीं है। अगर वैल्यूज नहीं है तो फिर हम इसको क्या करें सर, वैल्यूज नहीं है सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि हमें पता है कि दर्पण में सारी जो वैल्यूज लेते हैं वो P से लेते हैं, P मतलब पोल से, ध्रुव से, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी। तब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करूं मैं, AC को क्या मैं लिख सकता हूं, तो पहले देखिए मुझे वैल्यू चाहिए P से, तो P सेंटर पॉइंट है इसका, तो P से A तक की वैल्यू, पूरी वैल्यू में से इसको माइनस कर दूं तो मैं इसे AC लिख सकता हूं, मतलब PA माइनस क्या हो जाएगा बेटा, PC। ये हो जाएगा PA माइनस PC। मैंने A को कन्वर्ट कर दिया। A डैश C क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है सर, P से यहां तक का वैल्यू ले लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो PC माइनस PA डैश, PC माइनस क्या हो जाएगा, PA डैश इज इक्वल टू PF, तो P से ही ले रखी वैल्यू, A डैश F, A डैश F कौन सी वैल्यू, ये है, तो PA डैश में से मैं PF को माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा PA डैश माइनस PF। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी का नियम क्या बोलता है उसको भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। चिन्ह परिपाटी का नियम ये बोलता है कि सर अगर मान लो कि एक प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर कोई सा भी दर्पण रखा हुआ है, तो इसके राइट साइड की सारी वैल्यूज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव। दूसरी बात ये बोलता है कि पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस जो होती है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, U से। दूसरी बात, दर्पण के इस साइड की सारी वैल्यूज नेगेटिव, उस साइड की सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बस इतना रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है, तो हम लोग चिन्ह परिपाटी के नियम से बात करें हमारे हिसाब से, तो हमें किन किन की जरूरत पड़ेगी, तो हमें जरूरत पड़ेगी PA की, फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, PC की, फिर जरूरत पड़ेगी PA डैश मतलब इमेज तक के डिस्टेंस की, और फिर जरूरत पड़ेगी हमें PF की। ये सारी वैल्यूज का हमें जरूरत पड़ने वाली है। चूंकि आप डायग्राम में देखेंगे तो सारा कुछ दर्पण के इस साइड ही हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या लेंगे बेटा, तो इसको हम लोग ले लेंगे नेगेटिव, मतलब मुझे जो भी वैल्यूज मिलेगी सारी वैल्यूज क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। PA जो है वो कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, पोल से, ये जो रखा था हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, तो PA जो हो गई वो हमारी हो गई ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस माइनस U वस्तु तक की दूरी। PC रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, PA डैश ये इमेज बन रही है, इमेज तक की डिस्टेंस को हम लोग किससे लेते हैं, V से, और PF फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ फोकस से लेते हैं। इन मानों को रखेंगे तो PA माइनस PD, इसको मानों को मैं रखूंगा यहाँ पर, तो PA माइनस PC, तो PA माइनस PC क्या हो जाएगा, तो माइनस U PA का वैल्यू माइनस PC की वैल्यू क्या है, माइनस R,
कुछ नहीं कर रहा हूं, बस मान रख रहा हूं बेटा मैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तब मान रखने पर सारी वैल्यूज रख रहा हूं मैं, रखेंगे मान, तो मान रखने पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। पीसी की वैल्यू माइनस आर सर, माइनस ऑफ माइनस में वैल्यू है तो माइनस का पी ए डैश तो माइनस वी हो जाएगा, माइनस एफ अपॉन वैल्यू रखें पी ए डैश माइनस एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ, तो पी ए डैश किसको दर्शाता है, माइनस वी, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा एफ, कुछ नहीं किया है बस मान रखे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, वक्रता केंद्र। आगे सॉल्व करने पर पहले तो ये माइनस हटा दो, तो माइनस यू प्लस आर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस आर प्लस वी हो जाएगा, बराबर में माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा करने पर, चलिए तिर्यक गुणा करेंगे तो कैसे गुणा होगा, माइनस यू प्लस आर में माइनस वी प्लस एफ का, माइनस यू प्लस आर में माइनस वी प्लस एफ का इज इक्वल टू माइनस एफ में माइनस यू प्लस आर में माइनस वी प्लस एफ का माइनस आर प्लस वी का। तिर्यक गुणा किया है बेटा, है ना, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। माइनस यू प्लस आर माइनस वी प्लस एफ, माइनस यू प्लस आर माइनस वी प्लस एफ, माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस आर प्लस एफ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो विथ साइन मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस का माइनस के साथ मतलब यू वी हो जाएगा, माइनस यू का एफ के साथ तो माइनस का यू एफ हो जाएगा, आर का इसके साथ करेंगे तो माइनस का आर वी हो जाएगा, और आर का इसके साथ करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा आर एफ। ऐसे ही माइनस एफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ आर, और माइनस का हो जाएगा एफ बी। जैसे ही रखेंगे तो हमें एक वैल्यू दिख रही है कि माइनस का आर एफ से ये जो एफ आर है ये कैंसल आउट हो रहा है, बचेगा क्या, तो बचेगा यू वी माइनस यू एफ माइनस आर वी इज इक्वल टू माइनस का एफ पी। आपको पहले तो माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए आप क्या करेंगे, जो नेगेटिव इनका साइड चेंज कर दीजिए, तो साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यू वी, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का एफ वी इज इक्वल टू सारी वैल्यूज इधर यू एफ प्लस क्या हो जाएगा बेटा आर वी। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसमें तीन पद है, तीन पद के साथ साथ एफ है, यू है, वी है, लेकिन आर नहीं है, तो हमें आर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिंस आर इज इक्वल टू होता है 2f, जो अभी हम लोगों ने इसके पहले प्रूफ किया है, तो देन जब इसे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा यू वी प्लस एफ वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस 2fv। अब आपको दिख रहा है fv का इधर भी फॉर्म बन रहा है, तो uv इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा uf प्लस 2fv माइनस fv। मतलब fv को अगर आप x कंसिडर करते हैं तो 2x माइनस x कितना बचता है, x बचता है, तो ये हो जाएगा uv इज इक्वल टू uf प्लस fv, ये बचेगा। अब क्या करें, हमें जो वैल्यूज चाहिए वो uvf के फॉर्म में चाहिए सर, तो uvf में के फॉर्म में चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों ओर समीकरण के दोनों ओर uvf से भाग देने पर, ठीक है, हमें एनिमिनेट करना है शब्दों को, तो समीकरण के दोनों ओर uvf से भाग देने पर, समीकरण के दोनों ओर हम लोग uvf से भाग देंगे तो जो वैल्यूज निकल के आएगी ये हो जाएगी uv अपॉन uvf इज इक्वल टू है uf अपॉन uvf प्लस में है fv अपॉन uvf, ठीक है, दोनों तरफ हम लोगों ने uvf से डिवाइड कर दिया। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, बचा 1 अपॉन f इज इक्वल टू u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, बचा 1 अपॉन v प्लस fv से fp पूरा कैंसिल, बचा 1 अपॉन u, और यही रिलेशन हमें फाइंड करना था, यही अभीष्ट समीकरण है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत के लिए आवश्यक व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। तो प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या बोलता है, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ये बोलता है कि यदि अपवर्तन की क्रिया में यदि प्रकाश किरण का मार्ग उलट दिया जाए, ठीक है, ये हो गए प्रकाश किरण, या हम लोगों ने डाल दिया अभिलंब, तो ये बोलता है कि यदि अपवर्तन की क्रिया में मान लो ये वाली आने वाली किरण है, ये इस पर आपतित किरण है, तो अपवर्तन के पश्चात इसका मार्ग थोड़ा सा विचलित होता है, यह हमें पता है,
ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण। आपतित किरण और इसके बीच बना अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है ये मान लिया हम लोगों ने अभिलंब है, इसे कोण I से दर्शाते हैं, ये कोण होता है R। ठीक है गाइस, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण R होता है, जिसे अपवर्तन कोण कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ये बोलता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो हमने मान लिया कि पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम हम लोगों ने कांच या ग्लास मान लिया। तो अपवर्तन की क्रिया में जब प्रकाश किरण का मार्ग उलट दिया जाए तो जिस मार्ग से ये प्रवेश करती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में मैं इसे बोलूं तो ये होता है a म्यू जी बराबर 1/g म्यू a। ये दर्शाता है a मतलब एयर वायु के लिए, g मतलब ग्लास कांच के लिए। ये दर्शाता है ये अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ये जो अपवर्तनांक है वो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है। तो दोनों का जो उत्क्रमणीयता सिद्धांत ये बोलता है कि जिस मार्ग से प्रकाश किरण आती है उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। इसी को हमें प्रूफ करना, यही है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति करना है। तो डायग्राम आपके सामने है। कांच और वायु के लिए हम लोग बात करें तो हमें पता है स्नेल के नियम से जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक a म्यू जी बराबर साइन I अपॉन साइन R। हम लोगों ने पढ़ा है कौन से नियम से, तो यह होता है स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम यह बोलता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या हमेशा एक नियतांक के बराबर होती है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। a म्यू जी बराबर साइन I अपॉन साइन R। इसको दे दी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगर हम लोग लिखें, इसी प्रकार जब प्रकाश किरण कांच से अपोजिट कर देते हैं, कांच से वायु में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक बदल जाएगा। तो अब क्या होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बेटा, g म्यू a बराबर, इसके लिए अपतन कोण कौन सा हो जाएगा, साइन R अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन I। बदल जाएगा ये हो गई समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करने पर दोनों समीकरणों का गुणा करेंगे तो LHS LHS के साथ गुणा होगा, RHS RHS के साथ। तो LHS में है एक तो a म्यू जी गुणा है g म्यू a बराबर में पहली समीकरण का RHS है साइन I अपॉन साइन R और दूसरी समीकरण का RHS है साइन R अपॉन साइन I। जैसे ही रखेंगे गुणा करेंगे तो आपको दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं, साइन I से साइन I, साइन R से साइन R कैंसिल आउट हो रहा है। तो बचेगा आपके पास a म्यू जी गुणा g म्यू a बराबर कितना बचेगा, 1। या इसे मैं सॉर्ट आउट करूँ तो a म्यू जी बराबर गुणाम है तो वैल्यू इसके अपॉन में चली जाएगी जो कि हो जाएगी g म्यू a। यही उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के लिए अभिष्ट समीकरण है। ठीक है, यही अभिष्ट समीकरण है, a म्यू जी बराबर 1/g म्यू a। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध सूत्र को स्थापित कीजिए। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, पहले तो हम लोग इसको डिस्कस कर ले कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो मैं पहले आपको क्रांतिक कोण के बारे में ही समझा देता हूं कि क्रांतिक कोण क्या होता है। इसके लिए भी हम लोगों ने एक प्रिंसिपल एक्सिस ली, ये हो गया अभिलंब हमारा, क्योंकि अपवर्तन की क्रिया में अभिलंब होता ही है।
जब प्रकाश किरण, मान लो हमने ये मान लिया कि जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो इस तरीके से आपतन के पश्चात, ठीक है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हटती है। तो जैसे मैं इस कोण को, अगर मान लो ये कोण आई है, आपतित किरण आपतन कोण जिसको दर्शाते हैं, ठीक है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है, समझना इमेजिनरी पॉइंट को, ये अभिलंब से क्या हटती चली जाएगी, दूर हटती चली जाएगी। जैसे जैसे मैं आपतन कोण का मान बढ़ाऊंगा तो और ये अभिलंब से दूर हटेगी, इस तरीके से हटते हटते, और कई पोजीशन ऐसी आएगी जब इसका मान जो हो जाएगा वो इसके मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, जस्ट मुख्य अक्ष पर ओवरलैप कर जाएगी। जब उसका मान कितना हो जाएगा, जब उसका मान हो जाएगा सर 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कब, जब आपतन कोण के मान को हम लोगों ने बढ़ाया। तो वो जब ये 90 डिग्री हो जाता है तो उस कंडीशन में जो आपतन कोण हो जाता है वही क्रांतिक कोण होता है। वही क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। तो इसी पॉइंट को हम लोग समझ रहे हैं। तो क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध सूत्र को स्थापित करना है, तो इसके लिए हम लोग अरेंजमेंट हमारा बना लेते हैं। वही हमने प्रिंसिपल एक्सिस ली, सॉरी, इसके परपेंडिकुलर हम लोगों ने एक अभिलंब डाल दिया। जब कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है तो उस किरण को आपतित किरण कहा जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण जो होता है वो आपतन कोण को दर्शाता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे प्रकाश किरण, ये जो माध्यम है, मैं अगर बोलूं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो जो नीचे का माध्यम ये विरल है, ऊपर का माध्यम जो है सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जाती है तो क्या होती है, अपने अक्ष से, या हम बोल सकते हैं कि अभिलंब से दूर हटती है। तो जब इस तरीके से हटती है और जब ये प्रकाश किरण इसके जब पैरेलल या ओवरलैप कर जाती है तो विरल माध्यम में इसका वैल्यू जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, मतलब ये कौन सा कोण बन रहा है, ये अपवर्तन कोण बन रहा है। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री। और उस संदर्भ में आई जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, IC, मतलब क्रिटिकल एंगल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है गाइस, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है क्रांतिक कोण। इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण के नाम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये माध्यम होता है, इस तरीके से माध्यम को दर्शाया जाता है। तो सघन माध्यम से इस तरीके से ये दर्शाता है। एक की पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर, एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपोजिट हो गया है। ये जो विरल माध्यम में बोल रहा था आपको कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, ठीक है, सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन माध्यम के लिए ये सघन माध्यम होगा, ये विरल माध्यम होगा। सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान विरल माध्यम में उस अपवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। या अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। विरल माध्यम, अगर हमें इसे प्रूफ करना है या इसका हम लोग अपवर्तन की बात करूं तो ये जो फॉर्मूला बन के आता है, ये क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध म्यू बराबर होता है 1/sin IC, या म्यू बराबर 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कोसेक IC। ये अपवर्तन कोण के मान के लिए क्रिटिकल एंगल होता है। तो ये प्रूफ करने के लिए आता है। उत्पत्ति की हम लोग बात करें तो इसके लिए हम लोगों ने डायग्राम बना ही रखा है। विरल माध्यम मैंने मान लिया वायु है, और सघन माध्यम हम लोग मान लेते हैं कांच है। जो भी आप माध्यम मानना चाहो, तो ये माध्यम हम लोगों ने मान रखा है। ठीक है, आप चाहें तो इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये आप चाहें तो उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर हमें इसे प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति में क्या हो जाएगा कि यदि प्रकाश किरण वायु से, सॉरी, हमारे पास तो आपतित किरण इस डायरेक्शन में है, तो आप कांच से ही लिख लीजिए, अपोजिट कर लीजिए इसको। जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तब अपवर्तनांक
क्या होगा अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक क्या होगा, तो अपवर्तनांक कांच से जा रही है तो जी म्यू ए बराबर, इसके लिए आपतन कोण कौन सा हो जाएगा साइन IC, और अपॉन में अपवर्तन कोण कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, कांच से वायु में जा रही है गाइस, तो चूंकि हमें पता है कि साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, तो जी म्यू ए बराबर हो जाएगा साइन IC अपॉन 1। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, या नहीं भी चाहें तो इसी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। ठीक है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या बोलता है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से जी म्यू ए की वैल्यू है, अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 1/a म्यू जी। ठीक है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत मतलब इसका जस्ट अपोजिट अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तब जी म्यू ए की वैल्यू, तब जी म्यू ए का मान क्या अभी हम लोगों ने फाइंड किया है, साइन IC अपॉन 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1/a म्यू जी। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा a म्यू जी बराबर 1 अपॉन साइन IC। यह हमें प्रूफ करना था, या हम इसे लिख सकते हैं a म्यू जी बराबर कोसेक IC। यही क्रांतिक कोण के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, लास्ट अपवर्तन वाले टॉपिक पर लास्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए सूत्र की स्थापना करो। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जो होता है उसके लिए संबंध सूत्र होता है म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से या गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए सूत्र की स्थापना का सूत्र है। ठीक है, तो म्यू अपॉन वी क्या है, प्रतिबिंब तक की स्थिति को दर्शाता है, यू वस्तु तक की स्थिति को दर्शाता है, और आर जो है वो वक्रता त्रिज्या, और म्यू आपको पता है कि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हमें पढ़ना है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए इस सूत्र की स्थापना हमें करना है गाइस। ठीक है, इसके लिए हम लोग अरेंजमेंट बना लेते हैं। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष हम लोगों ने मान ली, इस पर अपवर्तक गोलीय पृष्ठ, तो यह हम लोगों ने मान लिया एक अपवर्तक गोलीय पृष्ठ है। इसके सम्मुख हम लोगों ने मान लिया एक बिंदु वस्तु O रखी है, बिंदु वस्तु मतलब O रखी है, तो इससे निकलने वाली किरण इस पर आपतित होगी। ठीक है, ये आपतित किरण है, इस पर आपतित हो रही किरण, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया, मान लो OA है। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकेगी, तथा हम लोगों ने अभिलंब पहले तो मान लेते हैं, ये एक अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब हम लोगों ने मान लिया A डैश, ठीक है, यह अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, जिसे हम लोगों ने अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। इस पर ये झुकेगी और अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। ये जो है हमारा केंद्र है, अभिलंब ऐसी हम लोगों ने मान लिया, और जहां ये झुकती है या जहां ये एक दूसरे किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, वो हमारा बनता है प्रतिबिंब। आपतित किरण या अभिलंब के साथ अल्फा, बीटा और गामा कोण निर्मित करती है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये तीन कोण होते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ वक्रता त्रिज्या होगी, जिसको मैंने नाम दे दिया AP। क्या नाम दे दिया बेटा, AP। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं बात करूं इसकी, अगर तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, मतलब P से O तक की, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, इसको U से दर्शाते हैं।
वक्रता केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या r से दर्शाते हैं और इमेज तक की जो दूरी होती है उसको किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट होगा अल्फा बीटा गामा आई ए ओ सी और आई के लिए। ठीक है, ये हमारे केंद्र से कुछ बिंदु हम लोगों ने ले लिए, ध्रुव से कुछ बिंदु ले लिए, तो ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए क्या होता है, संबंध सूत्र होता है गाइस। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बात करें हम लोग अगर इस चैप्टर की, इस क्वेश्चन की, टॉपिक की, तो हमने क्या लिया है, तो हमें जो प्रूफ करना है, पहले तो मैं अरेंजमेंट लिख दूं, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी कुछ इस तरीके से बनेगी कि माना मुख्य अक्ष पर ओ एक बिंदु वस्तु है, बिंदु वस्तु O से पृष्ठ पर आपतित किरण OA अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, ये जो अपवर्तन है तो इसका अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसको हम लोग पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर, अभिलंब जो माना है हम लोगों ने, क्या माना है, AC। ठीक है, तो अभिलंब AC की ओर झुक कर AI मार्ग का अनुसरण करती है। तथा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। एक बार आप डायग्राम को देखें और जो थ्योरी लिखी है उसको जरा समझें, फिर आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, डायग्राम को एक बार देख लो। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर हम लोग कोणों की बात करें तो ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण का बीच का कोण, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कोण I होगा, और अभिलंब और परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो होगा वो कोण क्या होगा, R। ठीक है, आगे हम लोग स्टार्ट करें। चूंकि अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन में, अपवर्तन की क्रिया में स्नेल के नियम से, या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं कि स्नेल के नियम से क्या बोलता है, स्नेल का नियम कि म्यू बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, यदि I व R के मान बहुत छोटे हो, I व R के मान जो है हम लोग छोटे लेंगे, मतलब अगर स्मॉल अपेरेचर हो, छोटा अपेरेचर हो, I व R के मान बहुत छोटे हो, तो
साइन आई बराबर साइन आर, आई का मान लगभग रखेंगे आई, और साइन आर बराबर हो जाएगा आर, तब म्यू बराबर हो जाएगा गाइज आई अपॉन आर। तो आई बराबर हो जाएगा, इसे हम लोग लिखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी आई बराबर म्यू आर। इसको दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ भी नहीं किया है, बस हम लोगों ने उसको जो अपवर्तन की क्रिया होती है, अपवर्तन की क्रिया में कुछ मान रखे हैं मैंने, तो आई बराबर म्यू आर, ये मेरी ये हो गई इक्वेशन हो गई। अब हमें आई और आर के मान निकालना है। हमारा कार्य यहाँ से स्टार्ट होता है, जो उत्पत्ति करना है उसमें आई और आर के मान निकालना है। आई और आर के मान आपको कौन कौन से त्रिभुजों में दिख रहे हैं? दिख रहा है आपका वो ओ ए सी में, ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय ये बोलते हैं कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग बाहर के कोण के वियोग के इक्वल होता है। तो आपको दिख रहा है कि बाहर का कोण कौन सा है, यहां गामा दिख रहा है, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा आई प्लस अल्फा, गामा बराबर हो जाएगा आई प्लस अल्फा। हमें तो आई की वैल्यू चाहिए सर, अल्फा हमें आई की वैल्यू चाहिए, तो आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो गया हमारा आई का मान। तथा आर के मान के लिए, आर का मान निकालना है, तो आर के मान के लिए त्रिभुज कौन सा लेंगे? सी ए आई, सी ए आई। तथा त्रिभुज सी ए आई में कौन सा त्रिभुज बाहर की तरफ कौन सा एंगल बन रहा है, वो आपको दिख रहा है बिल्कुल, बाहर बीटा बन रहा है, आर प्लस गामा, आर प्लस क्या हो जाएगा गामा। तो हम यहां से किसका मान निकालेंगे बेटा? आर का, तो आर बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा। ठीक है, आर का मान निकालना है तो गामा को इस साइड भेज दीजिए। तब समीकरण 1 में आई व आर के मान रखने पर, आई व आर के मान रखिए समीकरण 1 में, तो आई का मान क्या निकाला आपने? गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा बराबर म्यू। आर का मान क्या निकाला? आर का मान निकाला आपने बीटा माइनस गामा। अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फा आगे हो जाएगा ये गामा माइनस अल्फा, इसको सॉल्व करें आगे तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सॉरी म्यू बीटा, म्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारे पास जो इक्वेशन है पहले उसी को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, म्यू इंटू बीटा माइनस क्या है बेटा? गामा। इसको सॉल्व करेंगे, यही है ना, म्यू इंटू बीटा माइनस गामा। तो अल्फा बीटा गामा में पूरी हमारी वैल्यूज बन गई। तो गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू बीटा माइनस म्यू गामा। आपको दिख रहा है कि गामा की दो टर्म्स है, तो गामा वाली टर्म्स को एक साइड कर दीजिए, तो गामा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा गामा माइनस म्यू गामा, या उस साइड वो भेजेंगे इसको तो ये हो जाएगा गामा, सॉरी माइनस अल्फा इज इक्वल टू, उस साइड भेजेंगे तो माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा गामा माइनस, गामा वाली टर्म्स को इस साइड कर दो तो गामा माइनस म्यू गामा इज इक्वल टू म्यू बीटा प्लस क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा। यहाँ से आपको गामा कॉमन दिख रहा है, गामा कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू म्यू बीटा प्लस अल्फा। और सॉल्व करें इसे तो यहाँ मुझे म्यू माइनस 1 चाहिए, या फिर इसी इक्वेशन को हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा क्या है? कोण है, तो हमें इन कोणों का मान निकालना है अल्फा बीटा और गामा। तब अल्फा बीटा व गामा के मान के लिए मान लिखिए अल्फा बीटा गामा के। तो चूंकि कोण बराबर क्या होता है? अल्फा बीटा गामा क्या है बेटा? कोण है, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, मतलब वर्क अपॉन क्या होता है? रेडियस। चाप बटे क्या होता है? त्रिज्या। तो आप देखिए, तो कोण अल्फा के लिए मैं अगर बात करूं तो त्रिज्या क्या होगी? डायग्राम पर चलते हैं हम लोग, पहले मैं क्लियर कर देता हूं। चाप तो होगा एपी, और त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो पी से कहां तक की दूरी आएगी? ओ तक की। चूंकि इसके इस साइड है इसलिए ये नेगेटिव आएगी, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी ओपी। क्या वैल्यू आएगी बेटा? ओपी। ठीक है,
तो P से O तक की या PO लिखूंगा मैं इसे, क्योंकि P से दूरी लेना है। तो AP अपॉन हो जाएगा OP, तो AP अपॉन हो जाएगा OP जो है माइनस U को दर्शाता है, मतलब ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, मतलब माइनस U। बीटा क्या होगा, तो बीटा AP अपॉन, बीटा किसके साथ बना कोण है, अपवर्तित किरण के साथ बना कोण है। तो ये हो जाएगा P से कहाँ तक की डिस्टेंस, इमेज मतलब प्रतिबिंब तक की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा PI। तो ये हो जाएगा AP अपॉन, ये भी इस साइड है इसलिए ये भी माइनस का आएगा। लास्ट में गामा, गामा के लिए भी आर्क चाप तो वही है, कहाँ तक की डिस्टेंस है ये केंद्र के साथ PC, तो ये हो जाएगा AP अपॉन माइनस का R। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, हमने आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगाया है। तब इसको सभी को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में मान रखें तो गामा, गामा का वैल्यू क्या है बेटा, AP अपॉन माइनस R अपॉन 1 माइनस क्या है म्यू, इज इक्वल टू म्यू बीटा, म्यू बीटा की वैल्यू क्या है सर, AP अपॉन माइनस V प्लस अल्फा, अल्फा क्या है, AP अपॉन माइनस का U। सॉल्व करें इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है AP दोनों ओर से कॉमन है, तो AP को कॉमन लिया, AP कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस म्यू अपॉन माइनस का R इज इक्वल टू AP इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो बचेगा म्यू अपॉन माइनस का V प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन U। सॉर्ट आउट कर दीजिए इसको, AP से AP कैंसिल हो जाएगा सर, बचा क्या, म्यू माइनस 1 का फॉर्म बन रहा है। जो हम मैंने सॉल्व करने के लिए जो मेरा अरेंजमेंट है, म्यू अपॉन V माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, म्यू माइनस 1 अपॉन R, ये फॉर्म बन रहा है। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, इस साइड करेंगे इसे तो ये हट जाएगा, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा R, चूँकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा गाइस। और उस साइड हमारे देखें तो उस साइड बचा है म्यू अपॉन V माइनस, दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 1 अपॉन U। यही अभीष्ट समीकरण है, ठीक है, यही अभीष्ट समीकरण है, ये हमें फाउंड करना था, ये सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।